किसी जीवित समाज और सजीव राष्ट्र को यह रीति नीति अपनानी ही पड़ती है कि वह अपनी आंतरिक दुर्बलताओं को समझे और उन्हें सुधारने के लिए साहसपूर्वक प्रयत्न करे। जिनमें यह प्रवृत्ति विकसित नहीं हुई, उन्हें ढर्रे का जीवन जीते रहने की आदत है, वे पिछड़ जाते हैं। समय उन्हें पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ जाता है और उन्हें अपनी भूल पर पछताते रहना पड़ता है। परिस्थितियों का सुधारना बिगाड़ना विचारों के उत्कृष्ट निकृष्ट होने पर निर्भर है। मनुष्य की 90% शक्ति उसके भीतर अचेतन प्रदेश में भरी पड़ी रहती है। आदमी जैसा सोचता है वैसी ही उसकी चेष्टाएं होती हैं और जैसी चेष्टाएं होती हैं वैसी साधन सामग्री मिल जाती है और वैसी ही परिस्थितियां बन जाती हैं। व्यक्ति तथा समाज के उत्थान पतन की यह परिपाटी रही है और रहेगी। सैकड़ों वर्षों से चीन अफीमची बनाता चला आ रहा है। वहाँ लोगों को यह लत लगी थी, जिसके कारण वे अपना बहुत कुछ गंवा चुके हैं। उन्होंने अपने आप को सुधारने एवं बदलने का क्रम तो बनाया, लेकिन पिछले 30 वर्षों में उस पिछड़े हुए देश ने आशातीत प्रगति करके दिखाई। अमेरिका 100 वर्ष पहले कहाँ था? रूस की 50 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी? इंग्लैंड की 300 वर्ष पूर्व क्या परिस्थितियाँ थीं? इन तथ्यों को इतिहास के विद्यार्थी भली प्रकार जानते हैं। प्रगति का आकांक्षी प्रत्येक समाज अपने को आंतरिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से समर्थ बनाने का प्रयत्न करता है। उस दिशा में उसे जितनी सफलता मिलती है, उतनी ही प्रगति संभव होती चली जाती है। विवेकशीलता आवश्यक। उदीयमान भारतीय राष्ट्र को अपनी प्रगति के लिए बहुमुखी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। राजनैतिक स्वतंत्रता मिलने से तो उसे अपने आप को बनाने या बिगाड़ने मात्र का अधिकार मिला है। प्रगति तो हमारी कामना और बुद्धिमत्ता पर निर्भर करेगी। इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी आंतरिक प्रगति करनी होगी। यह सोचना होगा कि प्रगति के पथ पर अवरोध उत्पन्न करने वाली हमारी दुर्बलताएं क्या क्या हैं और उन्हें किस प्रकार दूर किया जाए। जब तक इस प्रकार सोचना आरंभ न किया जाएगा, तब तक कुछ काम बनेगा नहीं। आर्थिक उन्नति होने पर अपनी मूर्खताओं का और भी अधिक उग्र और भी अधिक भौड़ा प्रदर्शन करते हैं। फलस्वरूप वे अधिक मात्रा में उपलब्ध धन से अधिक जल्दी सत्यानाश ही करते हैं। हमें प्रगति की ओर अग्रसर होना हो तो उन कारणों को खोज निकालना चाहिए जिन्होंने किसी समय संसार के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान भारतीय समाज को आज दयनीय दुर्दशा के गर्त में धकेल दिया है। इन दुर्बलताओं में सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि हम स्वतंत्र चिंतन की क्षमता खो बैठे हैं। गुण दोष की दृष्टि से किसी बात पर विचार करने की हमारी सामर्थ्य नष्ट हो गई है। वह साहस नहीं रहा जिसके आधार पर हम भूलों को सुधार सकें। जिस गलत रास्ते पर चल रहे हैं उसी पर चलते जाते हैं। जानते हुए भी कि गलती हो रही है, उसे सुधारने का प्रयत्न न किया जाए तो यही समझना चाहिए कि उस समाज की स्वतंत्र चेतना चली गई एवं प्रौढ़ता उदय नहीं हुई। ऐसे लोग सपने भले ही बड़े बड़े देखते रहें, कुछ दूर भी आगे तक बढ़ सकेंगे, इसमें संदेह ही किया जाएगा। स्वतंत्र चिंतन का और अनौचित्य को बदलने का साहस, यही दो विशेषताएं संसार के सजीव राष्ट्र को अपने भीतर उदय करनी पड़ती हैं। तभी वे बहुमुखी प्रगति की ओर अग्रसर होने में सफलता प्राप्त कर सके हैं। हमें भी इसी मार्ग पर चलना पड़ेगा। अपने पिछड़ेपन को छाती से चिपकाए रहने से हम दुर्दशाग्रस्त ही बने रहेंगे। प्रगतिशील संसार हमारी मूढ़ता का उपहास करता हुआ आगे निकल जाएगा और हम जिस तिस पर दोषारोपण करते हुए बैठे बैठे दुर्भाग्य का रोना रोते रहेंगे। आंतरिक दुर्बलताओं में सामाजिक अस्त व्यस्तताओं के कारण होने वाली सारी हानियों पर विचार न करना और जो विचार आए भी उन्हें कार्य रूप में परिणत करने का साहस न करना हमारी एक बहुत भारी त्रुटि है। बेशक प्रबल मनस्वी लोग परिस्थितियों को बदल डालते हैं, पर साधारण जनता परिस्थितियों की गुलाम होती है। भेड़ चाल चलने वाले लोग ही अधिक होते हैं। इसलिए प्रबुद्ध चेतना संपन्न देश भक्त लोग सदा ही विचार करते हैं कि समाज में विकासोन्मुखी स्वस्थ परंपराएं प्रचलित रहें।
अनुपयुक्त प्रथाओं को हटाने के लिए सदा से ही मनीषी, दूरदर्शी एवं अग्रणी लोग समय समय पर प्रबल प्रयत्न करते रहे हैं ताकि विकृतियों के कारण जनसाधारण के चरित्र पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोका जा सके। आज इसी प्रकार के प्रबल प्रयत्नों की पुनः आवश्यकता उपस्थित हो रही है। नैतिक और भावनात्मक दृष्टि से हमारे पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण हमारी सामाजिक स्थिति है। औसत व्यक्तियों को परंपराओं के ढर्रे के दबाव में नैतिक और बौद्धिक उज्ज्वलता से भी हाथ धोना पड़ता है। अतएव विचारशील लोगों के लिए यह आवश्यक ही होता है कि वे उन रूढ़ियों से लोहा लें जो राष्ट्र को खोखला करने के लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय शास्त्र पुराना है। पुराने मकान में लोनी भी लग जाती है और उसके गिर पड़ने का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। बुद्धिमान लोग समय रहते उसे सुधारने का प्रयत्न करते हैं। आज हमारे समाज रूपी भवन में अनेक स्थानों पर ऐसे गड्ढे और खोतरे उत्पन्न हो गए हैं जिनकी मरम्मत की अनिवार्य रूप से आवश्यकता हो गई है। राष्ट्र को दुर्बल बनाने वाली कितनी ही सामाजिक कुरीतियों ने हमें घेर रखा है और वे प्रगति के पथ पर भारी चट्टानों की तरह अड़कर बैठ गई हैं। आज उनका हटाया जाना समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, परंतु सामाजिक बुराइयों के रहते हम न तो समर्थ बन सकते हैं और न सशक्त। जब तक वे हमारी बर्बादी का सर अंजाम जुटाए बैठी रहेंगी, तब तक आगे बढ़ सकना संभव भी कैसे होगा। कुरीतियों और अंध परंपराओं का बाहुल्य। हमारे समाज में कितनी ही कुरीतियां, अंध परंपराएं और अनुपयुक्त मान्यताएं घुसी बैठी हैं। उन सभी का सुधार आवश्यक है। सभ्य समाज की रचना तभी हो सकती है जब उसमें सभ्य प्रथा परंपरा प्रचलित हो। उन कुप्रथाओं में सबसे अधिक कष्टदायक, सबसे अधिक बर्बादी उपस्थित करने वाली कुप्रथा विवाहों के नाम पर होने वाली पैसे की बर्बादी को ही माना जा सकता है। किसी रोगी के शरीर में कई रोग हो जाने पर भी सबसे पहले उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है जो प्राणघातक संकट उपस्थित किए हुए हैं। प्राण बच जाने पर धीरे धीरे उसके मंद रोगों का भी उपचार होता रहता है। स्पष्टतः विवाह एक धर्म कृत्य है। दो प्राणी मिलकर नए समाज की रचना करते, परस्पर विलय द्वारा मानव जीवन की एक विशुद्ध शक्ति उत्पन्न करने का व्रत धारण करते हैं। इस अवसर पर शपथ ग्रहण जैसा छोटा आयोजन हो, संक्षिप्त सा समारोह भी मनाया जाए तो उसका महत्व समझ में आता है। पर जब उसका इतना भयानक बन जाए, इतना भार इतना बढ़ जाए कि उसे संभालते न बन पड़े, तो निश्चय ही एक चिंताजनक बात है। शादी आज एक बर्बादी का कारण बनी हुई है। बार बार विचार करने पर भी ऐसी कोई उपयोगिता सूझ नहीं पड़ती जिसके लिए कि इतना खर्चीला आडंबर खड़ा किया गया। गरीब देश के गरीब लोगों को अपने उत्सव समारोह भी गरीबों की तरह ही करने चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति पर अनावश्यक दबाव न पड़े। पर दुर्भाग्य से आज ऐसी प्रथा परंपराएं प्रचलित हैं जिनके कारण हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य से कहीं अधिक पैसा इस झंझट के में अकारण बर्बाद करना पड़ता है। यह बर्बादी व्यक्तियों एवं परिवारों की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से भी उन्हें वंचित रहने के लिए विवश करती है। विचारणीय बात यह है कि क्या इन परिस्थितियों को ऐसे ही बना रहने दिया जाए? क्या इस बर्बादी का ढर्रा ऐसे ही चलते रखा जाए? उत्तर में विवेकशीलता यही कहेगी कि जो रीति रिवाज हर दृष्टि से ओछे, गिरे, निकम्मे एवं मूर्खतापूर्ण हैं, उन्हें झाड़ बुहार कर कूड़े करकट के ढेर में फेंक दिया जाना चाहिए। सादगी से कम खर्च में यदि विवाह किए जाने लगें तो उसमें किसी का क्या हानि होगा, किसी का क्या बिगड़ जाएगा? स्पष्ट है कि हानि का तो प्रश्न ही नहीं, हर दृष्टि से लाभ ही लाभ होगा। इसके आगे का पार्ट अलग वीडियो में पार्ट 2 के रूप में आएगा, उसे आप प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा।